Good morning. Myself K.C. Bhushan invites all of you for the online classes during COVID-19, especially for class 9. In the previous classes, we were running in cell chapter, in which you have studied about what is cell, its definition, cell organ, cell organelles, types of cell on the basis of livings, for example plant cell, animal cell, types of cell on the basis of nucleus, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now today we will proceed on the different parts of a cell. As you know, a cell has its outer boundary known as plasma membrane. Plasma membrane and cell wall. Both are outer boundary which provides shape structure to the cell, in which plasma membrane is a living structure while cell wall is a non-living structure. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसे कि हम एक साथ सभी मेम्ब्रेन के रूप में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जान सकते हैं। इस प्लाज्मा लेमा के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.Q. प्लॉ, PLOWE प्लॉ। सबसे पहले इन्होंने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग होता है, डेलिकेट होता है, थीन वॉल्ड होता है और इसके द्वारा परमिएबिलिटी का भी काम किया जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं और जैसा कि इसके मॉडल का सवाल है तो सबसे पहले डेवसन और डैनियल, डेवसन एंड डैनियल, ये दो वैज्ञानिकों ने जो है इसके बारे में बताया था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इसके बारे में आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आया, वह सिंगर और निकोलसन का जो है सो मॉडल है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इसमें अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लिपिड जो है यह बीच में पाया जाता है और बाइपोलर स्ट्रक्चर में जो है सो होता है, जबकि ऊपर और नीचे का लेयर ये प्रोटीन का होता है। एक्चुअली जहां तक इसके मोटाई का सवाल है तो 78 डिग्री से लेकर के यह 100 एंगस्ट्रॉन डिग्री तक होता है। जनरली इसका थिकनेस जो है 75 डिग्री मापा गया है, मेजर किया गया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने अपना एक मॉडल दिया था जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से जाना जाता है और यह मॉडल जो है वास्तव में वाइडली एक्सेप्टेड हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, यह बाउंड्री का काम भी करता है, लेकिन असल जो इसका काम है वह ये कि इसे हम नेचर के आधार पर डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, जैसे कि परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल
selectively permeable, selectively permeable and non-permeable और impermeable, impermeable membrane। मोस्ट इजी है वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आदान प्रदान का काम करता है, अर्थात आने जाने देता है, उसे हम परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जो ऐसा नहीं करता है, अर्थात जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आने जाने नहीं देता है, उसे इम्परमिएबल कहते हैं। वैसा जो केवल सॉल्वेंट को ही आर पार जाने देता है, उसे सेमी परमिएबल कहते हैं। जबकि सेलेक्टिव पार्टिकल्स को एक तरफ से दूसरी ओर भेजने वाले मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम जो है यह परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और इसका मुख्य काम एक यह भी है कि यह मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक भाग से दूसरे भाग तक जाने आने में मदद करता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्रिया जो है खास करके परमिएबिलिटी का यह दो प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें एक को हम कहते हैं डिफ्यूजन और दूसरे को ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पदार्थ के अणुओं का फ्लो करना, मूवमेंट करना डिफ्यूजन कहलाता है। अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यदि मूवमेंट हो रहा है तो वह डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन की क्रिया मोस्टली गैसों में होती है, जिसके कारण गैस के पार्टिकल जो है रैंडमली जो है सो सभी दिशाओं में मूव करते हैं। ऑस्मोसिस इससे मिलता जुलता फेनोमेना है, लेकिन ऑस्मोसिस की क्रिया वाटर में होती है, अर्थात यह एक खास मेम्ब्रेन की मदद से होती है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जहां तक सॉल्यूशन का सवाल है तो तीन टर्म है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि अंदर और बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है एक जैसा होता है तो वैसी स्थिति में मॉलिक्यूल्स कैन नाइदर मूव आउटसाइड नॉर मूव टुवर्ड्स इनसाइड। तो ऐसे सॉल्यूशन को वहां पर हम आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। जबकि हाइपर और हाइपो अधिक और कम से है कि सपोज कीजिए कि कोई जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन है और उसमें आपका ये सेल है, तो यहां पर इस सेल की तुलना आप इस आउटसाइड लिक्विड से करेंगे कि कैसी स्थिति है। यदि बाहर की सांद्रता अधिक होती है तो वह फ्लो अंदर की ओर करेगा, जबकि बाहर का कम है तो वह मॉलिक्यूल जो है बाहर की ओर फ्लो करता है। और इस क्रिया को हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। और इसी क्रिया के कारण क्या होता है कि अंदर का वाटरी सब्सटेंस बाहर निकल जाता है और वह फ्रूट या जो भी सेल हो वह सिमट जाता है, अर्थात प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वह प्लांट में पाया जाता है और उसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेल वॉल यह प्लांट में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल व्हाइल सेल वॉल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट
which is made up of cellulose. Do you know cellulose is a dead substance? It may be hemicellulose, it may be in the another form पैक्टिन। तो सेल वॉल और सेल्यूलोज, यदि अब हम आपसे ये पूछें कि हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, हु इज नोन एज फादर ऑफ सेल वॉल, तो क्या कहेंगे कि सेल वॉल के वैज्ञानिक को तो सर हमने देखा ही नहीं है कि सेल वॉल के वैज्ञानिक कौन थे। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि यदि मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं कि हु डिस्कवर्ड सेल, हु इज नोन एज फादर ऑफ सेल, तो तुरंत आपका जवाब होगा सर रॉबर्ट हुक। तो ये रॉबर्ट हुक जिसे कि आप फादर ऑफ सेल कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, उन्होंने ही जो है सो सेल वॉल का भी डिस्कवरी किया और इसीलिए सेल वॉल के साइंटिस्ट के रूप में भी रॉबर्ट हुक का ही नाम आता है, जिसे आप फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जहां तक सवाल है सेल वॉल का, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बनाने का काम, ये सारा का सारा काम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सराउंडिंग्स से सेल को अलग करके प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कभी कभी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है कि लगता है कि रूम्स आर कंपैक्टली और क्लोजली पैक्ड, और ऐसी स्थिति में एक खास टर्म आता है जिस टर्म को हम लोग मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। और ये मिडिल लैमेला हालांकि सेल वॉल का पार्ट है, बट इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम के साथ पैक्टिन भी होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। जहां तक सवाल है कि और दूसरे प्लांट में ये सेल वॉल कहीं पर लिग्निन का बना होता है, कहीं पर सुबेरिन का उस पर से कंपोजिशन होता है, तो कहीं पर पैक्टिन का लेयर भी देखा जा सकता है। सेल वॉल कहाँ होता है तो यह पौधों के सेल में पाया जाता है। और इस प्रकार से आपने पढ़ा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल वॉल होता है। अब हम लोग इसके दूसरे टर्म पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यही जान लें कि ये प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, आखिर ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो सेल, जिस तरीके से हम लोग के बॉडी में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्लड के बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, इन द सेम वे प्लांट सेल कैनॉट सर्वाइव विदाउट प्रोटोप्लाज्म। व्हाई सो? Protoplasm is regarded as the basic unit of cell. It is regarded as the physical basis of life. Cell cannot survive without protoplasm. कोई भी सेल बिना प्रोटोप्लाज्म के जीवित नहीं रह सकता है। अब एक चीज और आप देखें कि किसी भी सेल का आउटर बाउंड्री हो गया सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर केवल ये जो आपका सेमी लिक्विड पार्ट है, इस सेमी लिक्विड पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन इसमें इस पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म का जो है डिस्कवरी किया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, इसके नेचर के बारे में बताया था और यह स्पष्ट किया था कि प्रोटोप्लाज्म जो है सो सेल का
फिजिकल बेसिस है, इसके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकता है। सेल ऑर्गेनल, सेल के साथ टर्म आ रहा है सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेन का अर्थ तो अंग होता है, लेकिन ये ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है? तो सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन हैं जिनका अपना मेम्ब्रेन होता है उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यह एक सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है न्यूक्लियस? सेल ऑर्गेनल्स है। दूसरा, इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। क्या है इसको? ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स all the activities of metabolic processes occurring inside the cell। सभी प्रकार के क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस का जहां तक सवाल है, डिस्कवरी के बारे में वैज्ञानिक का नाम है ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 1831 में हुआ था, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं 33 में हुआ था। इस 31 और 33 से आपको मतलब नहीं है, आप इनके नाम को जरूर याद रखें, इसलिए कि वो नाम पूछता है, इस भी से साइंस को कोई खास ये नहीं है। तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था और बताया था कि ये सेल का क्या है? ब्रेन है। और हम लोग देखें कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दो तरह का न्यूक्लियस हो सकता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इनसिपिएंट न्यूक्लियस और डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो डेवलप्ड न्यूक्लियस की यह विशेषता होती है कि इसके चारों ओर जो है सो मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस हैज इट्स आउटर बाउंड्री नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जगह जगह पर यहाँ पर क्या होता है कि एक इस तरह से पोर होता है, एपर्चर भी होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पोर को कहेंगे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोजोम या क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड पाया जाता है, अर्थात खास प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इफ all these structures are present in a nucleus, then the nucleus is known as well developed nucleus।
मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर पोर होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन का जाल होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये सभी होगा तो उसे हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि इट इज ए डेवलप्ड न्यूक्लियस, इट इज फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, while undeveloped nucleus, insipient nucleus is present in case of bacteria, blue-green algae and others organism। तो न्यूक्लियस दो प्रकार का यहाँ पर हो सकता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर डेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पोजीशन का जहां तक सवाल है तो इन यंग स्टेज, इन यंग सेल, न्यूक्लियस इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन इट इज नोन एज सेंट्रिक न्यूक्लियस, व्हाइल इन केस ऑफ डेवलप्ड सेल इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द wall layer due to formation of vacuole, and in this situation it is known as eccentric। तो इस प्रकार से पोजीशन के आधार पर भी न्यूक्लियस को हम लोग अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसे इसेंट्रिक और सेंट्रिक। सेंटर में होगा तो सेंट्रिक कहेंगे, सेल वॉल के साइड में होगा तो वहां पर इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक। जहां तक सवाल है तो इसके अंदर ये क्रोमेटिन का नेटवर्क भी पाया जाता है, और इस क्रोमेटिन का नेटवर्क मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोम, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोम मीन्स डीएनए का होना, और ये डीएनए जिसको कि न्यूक्लिक एसिड हम भी कहते हैं, इसी के स्मॉलेस्ट यूनिट को जीन कहा जाता है। चूंकि न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, न्यूक्लियस कंटेन्स जीन, इट ट्रांसफर द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हेंस न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटरी यूनिट ऑफ सेल। जहां तक सवाल है तो प्रत्येक क्रोमोजोम के मध्य में एक खास भाग होता है, इस खास भाग को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वैसा भाग जो आर्म्स को जोड़ने का काम करता है। इस सेंट्रोमियर के लोकेशन के आधार पर भी अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, अर्थात अलग अलग पोजीशन के आधार पर जो है इस सेंट्रोमियर के बारे में भी, कि सेंट्रोमियर के आधार पर ये क्रोमोजोम जो है वह डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़े सेल ऑर्गेनेल्स में, सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर सेल वॉल के बारे में, और प्योर सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस के बारे में पढ़े। ऐसा और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो कल के क्लास में हम लोग फिर इसके आगे अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि शॉर्ट में आप ER कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।